नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं छायावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हाँ जी, इससे पहले हमने 191 प्रश्न कवर किए हैं, जिसमें भारतेंदु युग और द्वितीय युग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वो वीडियोस जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, टोटल 5 भागों में है ये 191 प्रश्न। बात करेंगे आज हम 192वें प्रश्न से, जिसके आगे क्या है, छायावाद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पेपर से जुड़े इसमें लिए गए हैं। ठीक है, इससे आगे के जितने भी प्रश्न हैं वो छायावाद से, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से और हालावाद से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपको पेपर में देखने को ही मिलते हैं। इससे जुड़े प्रश्न पेपर में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 192 की। ठीक है, और ये सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली है। ठीक है, हज़ारों प्रश्नों की तादाद हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और इससे जुड़े सभी वीडियोज़ देखिए। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 192। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह गीत जो है महादेवी वर्मा का है। यह पंक्ति महादेवी वर्मा ने लिखी है। ठीक है, जो छायावाद का एक बहुत ही मुख्य स्तंभ मानी जाती है हिंदी साहित्य में, है ना, आधुनिक काल में। तो ये जो पंक्ति है किस काव्य संग्रह से संबंध रखती है, ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा सांध्य गीत, ऑप्शन नंबर डी, सांध्य गीत इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति महादेवी वर्मा के सांध्य गीत काव्य संग्रह से ली गई है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935। इसमें सेक्सरिया पुरस्कार मिला है। ठीक है, उनको नीरजा में। सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, संधिनी 1965, नीलांबरा 1983, आत्मिका 1983, दीप गीत 1983, प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990 आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, ये जो है महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 193 की। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म, क्या है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसका कथन है, किसने लिखा है ये छायावाद के विषय में, किसने लिखा है, वो है नंद दुलारे वाजपेयी। इन पंक्तियों को लिखने वाले कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी। आइए आगे जानते हैं। दिया गया कथन मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म एक सर्वनाम व्याख्या हो सकती है, सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन छायावाद के संदर्भ में नंद दुलारे वाजपेयी का है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र छायावाद के संदर्भ में कहते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। ये पेपर में पूछा ही जाता है कि उन्होंने छायावाद के विषय में कौन सी पंक्ति लिखी है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सुमित्रा नंदन कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, वो है सुमित्रा नंदन कृत पल्लव को, न पल्लव की भूमिका को। ठीक है, प्रश्न नंबर 194 पर बात करते हैं। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। एकांत संगीत, मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, ये जो है कालक्रमानुसार है या नहीं, तो ये बिल्कुल भी कालक्रमानुसार नहीं है। मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, एकांत संगीत नहीं, बिल्कुल गलत है। संगीत, मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी जो है ये बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही होगा, माना जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, बात करते हैं। हरिवंश राय बच्चन की दी गई रचनाओं का सही क्रम इस प्रकार है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा की गई रचनाओं का जो कालक्रम है वो कुछ इस प्रकार है। मधुशाला 1935, एकांत संगीत 1939, सतरंगिनी 1945, मिलन यामिनी 1950। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है हमारा। प्रश्न नंबर 194 का, प्रश्न नंबर 195 की बात करें। प्रश्न नंबर 195, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है। जागो फिर एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार माने जाते हैं निराला। कौन माने जाते हैं, निराला। ये जो सभी रचनाएं हैं ये छायावाद से संबंध रखती हैं। ठीक है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी प्रमुख जो कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, जूही की कली, भिक्षुक, संध्या सुंदरी आदि हैं। ठीक है,
राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, जूही की गली, भिक्षुक, संध्या सुंदरी। ये हैं निराला की मुख्य रचनाएं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 196 की। तो प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कामायनी से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का ऑप्शन बी, सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम से पर हुआ है। सी, ऑप्शन नंबर सी, इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। डी, सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। इसके हिसाब से जो है मानते हैं कि जो है वो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो है वो कामायनी से तो संबंधित हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी कामायनी से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो इसकी कथा है वो 16 सर्गों में नहीं 15 सर्गों में विभक्त है। देखते हैं, इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। यह कथन कामायनी से संबंधित सही नहीं है। कामायनी के संबंध में यह कथन इस प्रकार है, इसकी कथा जो है 15 सर्गों में विभक्त है ना। और इसके आगे के सभी जो हैं प्रश्न ऑप्शन सही माने गए हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 197। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ। कौन सा कवि ऐसा है जो अपने रचना काल के दौरान जो है प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ जो है अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ, उसने उसको भी क्या है अपनाया। वो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, ऐसा करने वाले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो बहुत ही महान कवि हैं, वो जो हैं छायावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट सुमित्रानंदन पंत के लिए। प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है सुमित्रानंदन पंत को, जो है अपने रचना काल के दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। इनकी प्रमुख काव्य कृति उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य आदि हैं। जबकि जयशंकर प्रसाद समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन से प्रभावित हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनकी प्रमुख काव्य कृति है उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास, कामायनी आदि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, उनको हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कौन माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ठीक है, इनकी प्रमुख काव्य कृति है अनामिका, परिमल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली आदि। ठीक है, दिनकर की प्रमुख कृतियाँ हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, रसवंती आदि। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकारों की हमने यहाँ पर बात की। प्रश्न नंबर 198 पर बात करें तो बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति कौन सी है इनमें से? तो वो है हम विश्व पे आई जन्म के। हम विश्व पे आई जन्म के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। हाँ, रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हम विश्व पे आई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी। मिलन राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, प्रश्न नंबर 199, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? प्रश्न नंबर 199 की बात करें तो शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जो हैं वो छायावादी कवि नहीं हैं, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद तीनों छायावाद के बहुत ही मुख्य स्तंभों में से एक हैं, और इनमें चौथा नाम है महादेवी वर्मा का। ठीक है, दिए गए कवियों में शिवमंगल सिंह सुमन जो है छायावादी कवि नहीं है, बल्कि ये प्रगतिवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? प्रगतिवादी। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा सुमित्रानंदन पंत छायावाद के बृहत्त्रयी कवि हैं। इन्हें क्रमशः छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, विष्णु, सुमित्रानंद पंत तथा महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर दिया हुआ कि ब्रह्मा छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? वो है जयशंकर प्रसाद। विष्णु किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, और निराला को महेश के साथ साथ महाप्राण भी कहा जाता है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, क्या कहा जाता है? महाप्राण। प्रश्न नंबर 200 की बात करें, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? ये तो हर कोई जानता है कि वो है माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की है। कैदी और कोकिला इनकी अन्य राष्ट्रभक्ति
परक प्रसिद्ध कविता है। इनकी प्रसिद्ध कविताएं, इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो हिमकरीटनी 1943, हिमतरंगिनी 1949, माता 1951, समर्पण 1956, ध्यातव्य है कि जो हिमतरंगिनी की रचना इनकी के लिए इन्हें 1955 का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो इनकी रचना है हिमतरंगिनी, उसके लिए इनको 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया था। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? वो है माखनलाल चतुर्वेदी। किसके लिए मिला था? हिमतरंगिनी के लिए। कब मिला था? 1955 में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 201 की, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 201, आधुनिक मीरा कही जाने वाली जो कवयित्री हैं वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत तथा महादेवी वर्मा में से एक तथा छायावाद के लघुत्रयी महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा तथा भगवती चरण वर्मा में से भी एक हैं। ठीक है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी भी कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। इनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मिनीरजा, सांदेगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद सप्तपर्णा है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने वीर रस से भरे क्या है काव्य की रचना की है। मनु भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था। मनु भंडारी का वास्तविक नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 202 की, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? ये भी इस प्रश्न पर हमने ऊपर चर्चा की थी, अभी पढ़ा था कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है वो कवि यानी लेखक, वो है सुमित्रा नंदन पंत, यानी पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। बात करते हैं कवियों के उपनाम पर, तो जयशंकर प्रसाद का उपनाम है कलाधर या झारखंडी। ठीक है। कलाधर या झारखंडी कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वो हैं, इनका सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम है ना वास्तविक, और उपनाम है निराला। महाप्राण श्रीमान गरगज सिंह वर्मा, साहित्य शार्दुल। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो प्रकृति का सुकुमार कवि, राजकुमार कवि, अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्ध गोसाई दत्त पंत। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो इनका उपनाम है बच्चन, जनता के बीच के कवि। हरिवंश राय इनका मूल नाम था और जो बच्चन है जनता के बीच के कवि हैं, इनका उपनाम है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 203 पर, तो छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया कहने वाले कवि कौन है? इस प्रश्न में कुछ त्रुटि मानी जाती है, देखते हैं वो क्या है। ठीक है। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। इस परिभाषा को दूसरे शब्दों में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है भी कहा जाता है। इस प्रश्न से जुड़ा प्रश्न हमने ऊपर पढ़ा था, जिसमें हमने ये बात की थी कि जो डॉक्टर नागेंद्र है उनका कथन क्या है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इनका सही कथन ये है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने घुमाकर क्वेश्चन दिया है, जिसका जो है सही आंसर उत्तर जो है मान्य नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर कथन जो है तो बिल्कुल सीधे सीधे कथन पेपर में दिया जाता है। अगर कथन में परिवर्तन किया जा रहा है तो वहाँ पर त्रुटि मानी जा सकती है। ठीक है। इसलिए इस जो उत्तर है इसका स्पष्ट नहीं है। बात करते हैं आगे। डॉक्टर नागेंद्र का जो कथन है, जो पूर्णतः मान्य है, वो है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है। और यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में तथा दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात करें तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। जब डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ये कथन कहा कि छायावाद जो है अब छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। छायावाद के विषय में इन्होंने ये कथन कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा
की बात करें तो परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। ये कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। क्या कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 204 पर। परमात्मा की छाया आत्मा में तथा आत्मा की छाया परमात्मा में बढ़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसने कहा है? ये अभी हमने अभी पढ़ा कि यह कथन कहने वाले कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने यह कथन कहा है। ठीक है। ये कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। डॉक्टर आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल का भी कथन अभी हमने पढ़ा और रामविलास शर्मा का भी कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, परंतु थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती वदनों के प्रति विद्रोह रहा है ना। प्रश्न नंबर बात करें 205 की, तो इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें। इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है कि किसका जन्मकाल पहले है और किसका बाद में, है ना। बात करते हैं पंत प्रसाद निराला महादेवी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें जो है कालक्रम सही नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी प्रसाद निराला पंत महादेवी, और ये ऑप्शन सही माना जाता है। इसके साथ ऑप्शन सी और डी भी गलत हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, कालक्रम देखते हैं। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961, सुमित्रानंद पंत 1900 से 1977, महादेवी वर्मा 1907 से 1987। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 206 पर। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। क्या व्यक्त किया गया है, क्या भावुकता है इन पंक्तियों में, हमें ये बताना है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, यह पंक्ति किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति बताई गई है। इसमें क्या, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति जिसमें पेट पीठ मिलकर एक हो गए हैं। यह पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक से उद्धृत है। उनकी एक कविता है भिक्षुक, उससे ली गई है। प्रश्न नंबर 207 की बात करें, इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प है जो छायावाद से संबंधित नहीं है या छायावाद की विशेषता नहीं बताता? नंबर 1 आधुनिक आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। तो यहाँ पर देखते ही काफ़ी स्पष्ट पता चलता है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा गलत हमारा, बाकी सही ऑप्शन सही है। मतलब ये जो है ये है ऑप्शन नंबर डी जो है छायावाद का क्या है, विशेषता नहीं मानी जा सकती। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण छायावाद की विशेषता नहीं है। छायावादी युग की साहित्यिक विशेषताएं कल्पना की अतिशयता, रूढ़िवादी तथा सामंतीवादी परंपरा का विरोध, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता तथा सौंदर्यमय प्रतीक विधान, अनुभूति की अभिव्यक्ति, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, प्राकृतिक चित्रण का रहस्यवाद, राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति। ठीक है, ये हैं छायावाद की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 208 की, तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम बताना है हमें। यहाँ पे पंत की रचनाएं दी गई हैं, इनका कालक्रमानुसार क्या है, कौन सी जो है ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? गुंजन ग्राम्य ग्रंथि युगांत ऑप्शन गलत है क्योंकि ये बिल्कुल कालक्रमानुसार नहीं है। ग्रंथि ग्राम्य गुंजन युगांत, गुंजन ग्रंथि ग्राम्य युगांत, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्रंथि गुंजन युगांत और ग्राम्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ग्रंथि 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936, ग्राम्य 1940। ठीक है, प्रश्न नंबर 209 की बात करें तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम किस विकल्प में है? काव्य संग्रहों का सही विकल्प बताना है हमें। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का जो है वो सही क्रम कौन से विकल्प में दिया गया है? दीपशिखा, नीरजा, निहार और संधिगीत ऑप्शन गलत हो जाता है। निहार, नीरजा, दीपशिखा, संधिगीत ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। निहार, नीरजा, संधिगीत, दीपशिखा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। इसके साथ ही ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। ठीक है, कालक्रमानुसार समय की बात करें तो निहार 1930, नीरजा 1935, निहार, नीरजा, संधिगीत फिर दीपशिखा आते हैं 1942 में। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 210 की, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? वो ऐसा करने वाले जो हैं कवि वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो हैं द्विवेदी युगीन जो है काल के प्रमुख माने गए हैं।
निराला की कविता जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। जूही की कली 1916 कविता परिमल में संग्रहित है। फिर बाद में क्या है, इसका प्रकाशन हुआ और जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध हुई कविता जूही की कली, और इस जो है कविता जो है परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित है। परिमल काव्य संग्रह किसका है? निराला का है। प्रश्न नंबर 211 की बात करें तो दुख की पिछली रजनी बीच विकसत सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसत सुख का नवल प्रभात पंक्ति किस रचना से ली गई है? वो ली गई है कामायनी से। किससे ली गई है? कामायनी से। दुख की पिछली रजनी बीच विकसिता सुख का नवल प्रभात, ये जो काव्य पंक्ति है वो कामायनी की है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 212, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। किसका कथन है ये? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। किसने कहा है ये? किसकी पंक्ति है ये? ऐसा करने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नामवर सिंह ने कहा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी कड़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से क्या चाहता था? मुक्ति। प्रश्न नंबर 213 की बात करें, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? किसके द्वारा कहा गया यह कथन है? राम की शक्ति पूजा जो कविता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और उन्होंने किसके द्वारा यह कथन कहलवाया है? वो है जाम्बवान। ठीक है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर ये जो है राम की शक्ति पूजा कविता में ये कथन जामान का है। राम की शक्ति पूजा कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीति कुंज और सांधे का कली। ठीक है, प्रश्न नंबर 114 की बात करें तो गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। किसकी पहली कविता है? गिरजे का घंटा। तो वो हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी पहली रचना है गिरजे का घंटा। 1916 में रचित सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी में भारतीय हिंदू पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। यहाँ पर कवियों की पहली रचना की बात की गई है जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। 215 की प्रश्न नंबर 215 की बात करें, हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, यह पंक्ति किसकी मानी जाती है? वो है वनबेला कविता से यह पंक्ति उद्धृत है। प्रश्न नंबर 116 की बात करें तो छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम है? क्या नाम है छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का? वो हैं राय कृष्णदास हैं इसके रचनाकार। ठीक है। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस या ब्रजराज कहें इसको तो के रचनाकार है राय कृष्ण दास। वियोगी हरि की रचना वीर सत्सई 1927 एवं चरखा स्तोत्र हैं। प्रश्न नंबर 217 की बात करें तो लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है, प्रबंध काव्य है। ठीक है, लोकायतन एक क्या है? प्रबंध काव्य है। इसके दो खंड कौन कौन से हैं? वो है बाह्य परिवेश और अंतश चैतन्य। क्या है? बाह्य परिवेश और अंतश चैतन्य। दो खंडों में विभाजित है प्रबंध काव्य लोकायतन। ठीक है, बाह्य परिवेश और अंतश चैतन्य। इस रचना में अरविंद दर्शन की छाया है। इसमें अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया है। इस रचना पर पंत को सोवियत भूमि पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? सोवियत भूमि पुरस्कार। प्रश्न नंबर 218 की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। कौन सी है उनकी काव्यधारा? उन्होंने किस काव्यधारा का प्रवर्तन किया है हरिवंश राय बच्चन ने? वो है हालावादी या कहें हालावाद। ठीक है,
हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा हालावादी थी। बच्चन प्रेम व मस्ती काव्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल आदि। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 219। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। वृत्त पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? किस सर्ग से ली गई हैं यह पंक्तियाँ? वो है जो है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रहस्य से। किससे ली गई है? रहस्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, रहस्य। ज्ञान भिन्न जीवन भिन्न उपयुक्त पंक्तियाँ कामायनी के रहस्य सर्ग से ली गई हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की जो है प्रसिद्ध कृति है। इसमें 15 सर्ग हैं, सर्म नहीं सर्ग। ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करें प्रश्न नंबर 220 की। 220 की बात करते हैं तो प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का, तो इसमें बात करते हैं निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, मिलन यामिनी। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, जाल समेटा, ये भी नहीं है। मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, जाल समेटा, ये भी नहीं है। निशा निमंत्रण पहले है, फिर ये मिलन यामिनी, फिर प्रणय पत्रिका, फिर जाल समेटा सबसे लास्ट में आता है। बात करते हैं निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954, जाल समेटा 1973 की। ठीक है।